गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रेप आइडिया पे। प्रेप आइडिया के इस चैनल पे अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है करंट अफेयर्स बेस्ड जीके का सीरीज। आने वाले समय में और भी कौन सीरीज चलेंगे, लेकिन अभी इस सीरीज में जो हमारा डिस्कशन होता है वो होता है कि हम किसी एक करंट अफेयर्स के न्यूज़ को उठाते हैं और उस न्यूज़ का हम ऑपरेशन करते हैं, जानते हैं कि उस न्यूज़ के पीछे कितनी जानकारियां छिपी हुई हैं, ताकि वो जानकारियां आपको आने वाले एग्जाम्स में परेशान ना करें। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमने पहले बहुत सारे कोरोना रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट में जा कर के। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा न्यूज़ है जिसका आज हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वो है कि नासा ने हाल ही फिलहाल में अनाउंस किया है कि वो आने वाले समय में 2028 से 2030 के बीच में 2 मिशन वेनस प्लैनेट पे भेजेगा। तो आइए, अब ये तो खबर बन गई, अब इस खबर पे क्वेश्चन सेटर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम जानना शुरू करते हैं इस वेनस मिशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, वेनस मिशन से जाने से पहले हमें इस वेनस प्लैनेट के बारे में जानना चाहिए। अपने इस वेनस प्लैनेट को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत जानकारी सोलर सिस्टम का होना चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस वेनस से, और इसको समझते हुए हम आगे लेके चलेंगे कि कैसे कैसे ये मिशन काम करेगा, क्या होगा इसमें। और जो हमारा आज का वीडियो होगा इसका क्रम कुछ इस प्रकार होगा। पहले हम इस वेनस के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हुआ है, फिर हम जानेंगे इससे पहले और क्या क्या हुए हैं वेनस पे, और कौन कौन से मिशन हुए हैं, कौन सक्सेसफुल रहा, कौन अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि उससे भी कुछ सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इन आगे आने वाले अदर्स मिशन को, यानी कि पहले वेनस की जानकारी होगी, उसके बाद पास्ट के मिशंस की जानकारी होगी, फिर उसके बाद आने वाले मिशंस की जानकारी होगी। आज के वीडियो का क्रम कुछ इस प्रकार होगा। तो आइए चलिए देखते हैं, जानते हैं वेनस के बारे में। वेनस जिसको कि हिंदी में भारत में शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सूरज के सबसे नज़दीक है वो है मरकरी, उसके बाद आता है वेनस, फिर आता है हमारा अर्थ, फिर आता है मार्स। हमारे पृथ्वी का जो 2 पड़ोसी प्लैनेट है, वो ग्रह है, वो कौन सा है? एक तो शुक्र है यानी कि वेनस, और एक है मार्स। तो मार्स पे तो हमारा हाल फिलहाल में कई मिशंस भी हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम अभी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आज हम वेनस की बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहन। ठीक है, उसको वेनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ चूंकि ये बहुत ही चमकीला होता है, चमकीला ये इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर जो शुक्र ग्रह है उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत बड़ा लेयर है। 50 किलोमीटर ऊपर जो कर लिए बादल हैं, क्लाउड्स बने हुए हैं वेनस के ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर, किस चीज़ के? सल्फ्यूरिक एसिड के। उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा चमकता है, इसीलिए उसको, और वो हमारे धरती से नंगी आंखों से सुबह में भी और शाम में भी देखा जा सकता है, इसीलिए उसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो पीछे कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि अर्थ की ट्विन सिस्टर प्लैनेट कौन सी है, तो वेनस है। मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? वेनस को कहा जाता है। चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा चमकती है और आँख से, अपनी नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो धरती से रात में देखा जाने वाला जो सबसे ज़्यादा चमकीला जो दूसरा ग्रह उपग्रह जो भी हमारे सोलर सिस्टम है वो है चांद। और चांद यानी मून के बाद कौन नजर आता है? वेनस। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्काई एट नाइट, रात में दिखने वाला दूसरा सबसे नेचुरल ऑब्जेक्ट है। और ये सबसे चमकीला भी होता है। क्यों चमकीला होता है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है उसके आवरण में। ठीक है, और उसी के कारण ये मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग और इवनिंग में देखा जा सकता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ये तो हमने जाना यहाँ पे वेनस के बारे में। वेनस जो है हमारी धरती से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर दूर है।
अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है वहाँ का वो लगभग 737 केल्विन है, और जिसको यदि सेंटीग्रेड में कहा जाए तो 464 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपको यहाँ पे एक जानकारी की बात बता देता हूँ जिस पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। आप यदि सरल लॉजिक लगाते अपने अपने जनरल लॉजिक से देखते हैं तो आप ये सोचेंगे कि जो सन के पास होगा वो सबसे गर्म होगा, यही लॉजिक भी बनता है, मगर ऐसा है नहीं। यदि आपका सवाल आ जाए एग्जाम में कि सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस प्लैनेट का है, तो वो आप जनरली जो बच्चे होंगे जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, ज़्यादा अपना दिमाग लगाएंगे, वो मरकरी को टिक करके आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे मरकरी सन के पास है तो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। बट ये सच नहीं है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट जो है, सबसे हॉट प्लैनेट जो है, वो हमारा विनस है। तो जब ये दूर है मरकरी से भी, मरकरी सबसे ज़्यादा पास है, उसके बावजूद ये दूर होके भी क्यों गर्म है, उसका कारण है कि इसके एटमॉस्फेयर में, विनस के एटमॉस्फेयर में काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलमोस्ट मोर देन 90% जो उसका एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारे सन से जो एनर्जी आ रही है उसको ये जनरली क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, बट ग्रीन हाउस गैसेस उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके कारण टेम्परेचर राइज होता है। हमारी अर्थ का भी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? जो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हमारे टेम्परेचर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, उसके इफेक्ट के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। उसी तरह चूंकि वहां पे तो 90% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होता है। इसीलिए पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो गर्म, सबसे ज़्यादा जो हॉट प्लैनेट है वो विनस है, मरकरी नहीं है। दोस्तों आज के बाद याद रख लीजिए कि मरकरी नहीं होगा, विनस होगा। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं रेड प्लैनेट। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन कितने ज़्यादा बनते हैं विनस से, और आए हैं, बाकायदा आए हैं, यहाँ तक कि पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस में भी आए हैं। ये नहीं कह सकते कि आप SSC CHSL में आए हैं या पुलिस में या दरोगा में, इसमें लोअर लेवल में नहीं, क्लर्क में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे लोअर अपर कुछ नहीं होता। बट हम जो एक अपने टफनेस के हिसाब से कहते हैं। कई बार आप देखेंगे BPSC UPPSC जैसे एग्जाम्स में भी कंफ्यूज करने के लिए ये सब सवाल आ जाते हैं कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, या फिर मॉर्निंग स्टार इवनिंग किसे कहते हैं, इवनिंग स्टार किस प्लैनेट कहते हैं। ऐसे PSC एग्जाम्स में भी आए हैं। तो आपने देख ली एक ही ग्रह है, उसको कई सारे नाम मिले हुए, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, है ना, रेड प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, इसके साथ एक दो और फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए विनस के बारे में। वो ये है कि विनस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु का जो दबाव है, दाब है, हिंदी मेरी थोड़ी कमज़ोर है, इसको थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 90 गुना ज़्यादा है विनस पे, 90 टाइम्स मोर है। ठीक है, साथ में एक चीज़ और है जो कि विनस को खास बनाता है, वो है उसका रोटेशन। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सन के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, सन के विनस भी घूमता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ सारे ग्रह अपने ऑर्बिट पे, अपने एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। विनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, विनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है विनस से रिलेटेड, ये कौन सा वो ग्रह है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे हमारा जो अर्थ है, अपने एक्सिस पे इसको घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा, वो हमारा दिन बनता है। लेकिन चूंकि विनस जो है उसको यदि पृथ्वी के एक्सिस के रोटेशन के टाइम से कंपेयर किया जाए, जो हमारा एक दिन होता है,
तो विनस को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में 243 दिन लगते हैं, 243 अर्थ डेज फॉर रोटेशन एंड करने के लिए अपने ही एक्सिस पे। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विनस को लेकर के। अब हम जानते हैं, आगे देखते हैं कि जो पास्ट में विनस मिशंस हुए हैं और जो अभी अनाउंस हुआ है उसके बारे में। 1960s से लेकर के 80s के बीच में काफ़ी सारे मिशंस हुए विनस के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा अग्रसर रहा हमारा यूएसएसआर। यूएसएसआर ने काफ़ी सारे मिशंस भेजे वहाँ पे, जिसमें जो कि 2 सीरीज के अंदर थे, एक था वेन एरा सीरीज और दूसरा था वेगा सीरीज। ठीक है, वेन एरा में भी काफ़ी सारे गए, उसमें से जो सक्सेसफुल हुए और कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ वेगा के बारे में बात करेंगे। और नासा ने भी उसके बाद जब यूएसएसआर ने भेजा, तो आपको पता है उस समय कोल्ड वार चल रहा था, यूएसएसआर और यूएस के बीच में एक हेवी कंपटीशन चल रहा था। तो यूएसएसआर ने किया, तो उसके बाद नासा ने भी किया। तो उसमें भी हम थोड़ा सा पास करें, हल्का सा फटाफट डिस्क्रिप्शन करके निकल जाते हैं, ताकि यदि कहीं कोई क्वेश्चन अब अभी वेनस मिशन हो रहा है तो हो सकता है पास्ट से रिलेटेड भी कुछ सवाल उठ के आ जाए, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन था वो था वेनेरा 4। ये किसके द्वारा था? देखिए, जितने भी वेनेरा और वेगा ये सारे के सारे यूएसएसआर के हैं। रसिया जब टूटा नहीं था पहले तो उसको सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, तो वेनेरा और वेगा दोनों के दोनों यूएसएसआर के प्रोजेक्ट्स थे। ठीक है, मिशंस थे। तो वेनेरा 4 वो पहला मिशन था जो 1967 अक्टूबर 1967 में वो पहला प्रोब था जिसने कि जा करके वेनस के बारे में कुछ डेटा भेजा। पहला डेटा जो हमें मिलता है वेनस के बारे में वो हमें वेनेरा 4 से मिला था। ठीक है, उसके बाद जो पहला वो मिशन था जो वहाँ जिसमें हमारा रोवर वहाँ पे जाकर लैंड कर पाया वो था वेनेरा 7। ये भी यूएसएसआर का ही मिशन था। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग, जिसकी वहाँ पे लैंडिंग हो पाई, मगर वहाँ चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, क्रैश जब उतरा हमारा जब वेनेरा 7 वहाँ पे उतरा सरफेस पे वेनस के, तो वहाँ क्रैश हो गया और उसमें हीटिंग के कारण वो खराब हो गया। लेकिन खराब होने से पहले 20 मिनट तक उसने वहाँ के सरफेस का डेटा भेजा हमें। ठीक है, तो पहली लैंडिंग थी, पहला जो डेटा था वो तो वेनेरा 4 से हमें बाहर से आ गया, लेकिन ये लैंड नहीं किया था। जो पहली लैंडिंग थी वो वेनेरा 7 ने किया था और सिर्फ 20 मिनट तक ही काम कर पाया था। उसके बाद 1982 में रसिया ने फिर से वेनेरा 13 भेजा, जो कि पहला वो मिशन था जिस पे हमें वेनस का जाके वहाँ पे उसने साउंड को रिकॉर्ड किया, वहाँ के एटमॉस्फेयर के साउंड को रिकॉर्ड किया। तो इट वाज द फर्स्ट एवर ऑडियो, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट एवर ऑडियो मिला हमें वेनस का। ठीक है, उसके बाद आगे भी कुछ बहुत सारे हुए, जो कुछ सक्सेसफुल हुए कुछ अनसक्सेसफुल हुए। उसमें आगे वेगा 1 और वेगा 2 मिशन हुए जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुए। हमने पीछे देखा था कि हमारे उस पर उस पर एटमॉस्फेयर है वहाँ का विनस का, उस पर काफ़ी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो और भी बहुत सारी वो हैं जिसकी वजह से वहाँ पे देखना जो है ना उतना आसान नहीं होता, उसमें मूवमेंट उतना आसान नहीं होता। तो वेगा मिशन में जो एक खास चीज़ था वो ये था कि उन्होंने ये किया था कि उसकी मूवमेंट के लिए बैलून प्रोब्स का यूज़ किया था, मतलब उसकी प्रोबिंग करने के लिए बैलून्स का यूज़ किया था, उसके थ्रू मूवमेंट करता था। तो इसलिए वेगा सक्सेसफुल भी थे। और इसकी जो सबसे खासियत थी जो इनसे अलग करती है वो है यूज ऑफ बैलून। ठीक है, ये तो बात हो गई यूएसएसआर का। अब हम बात करते हैं नासा का। नासा ने भी, मैंने बताया आपको पहले भी कि यूएस का जो कोल्ड वार चलता रहता था, इनका काफ़ी हैवी कंपटीशन, तो नासा ने भी कई सारे भेजे। शुरुआत में नासा के सारे उसने मेराइनर काफ़ी सारे भेजे, जिसमें मेराइनर 2, मेराइनर 5, मेराइनर 7 ये सब थे, लेकिन ये सारे अनसक्सेसफुल रहे। उसका जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा वो था मैगलन। और मैगलन से रिलेटेड एक और खास है जो सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं पास्ट में, कि कौन सा वो पहला मिशन था जो कि धरती से नहीं छोड़ करके जिसका प्रक्षेपण स्पेस शटल से किया गया था। तो इट वाज द फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन एवर टू लॉन्च फ्रॉम स्पेस शटल, और ये अपने आप में सक्सेसफुल था। इसने काफ़ी वहाँ से हमें नासा को डेटा भी इसने भेजा। तो ये हम बात हो गई हमारी पास्ट की, ये सारे हो गए यूएसएसआर के वेनेरा और वेगा।
अलग अलग मिशन है, और नासा का मैगलन। इसमें क्या है, वेनेरा 4 क्या था, वो फर्स्ट प्रोब टू सेंड डेटा, वेनेरा 7 है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग जिसमें हुई थी, वेनेरा 13 जिसमें हमने पहली बार आवाज़ सुना था, मैगलन वो था जो पहला इंटर प्लानिटरी मिशन था और इसको स्पेस शटल से छोड़ा गया था। तो यदि पास्ट से देखा जाए वेनस मिशन के हिसाब से, तो पास्ट से ये 4-5 सवाल बन सकते हैं, ये जानकारियां हमें होनी चाहिए। अब हम आते हैं अभी वाले न्यूज़ पे, अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट में हम वो देखते हैं। अब जो ये मिशन जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके उसको जानने से पहले एक और जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है रॉकेट लैब, इसने अनाउंस किया था कि एक लाइफ हंटिंग मिशन भेजेगी 2023 में वेनस पे। ठीक है, तो एक ये भी सवाल बन सकता है, जानकारी है तो इसको पता होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो रॉकेट लैब ने किया था, कहाँ किया, तो कैलिफोर्निया की कंपनी है जिसने कहा था कि हम एक लाइफ हंटिंग मिशन करेंगे 2023 में। इतनी ही जानकारी इसके बारे में है जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपने उन 2 मिशंस पे, ठीक है, जो कि नासा ने अनाउंस किया है, जो वो करेगी 2028 से 2030 के बीच में। पहला मिशन है, उसका नाम है दा विंची प्लस। दा विंची प्लस जो है वो एक ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वेनस के अर्थ पे उतरेगा। ठीक है, वो बाहर से ही उसके एटमॉस्फेयर में जाके वहाँ से जा कर के वो वहाँ से कैप्चर्स करके वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ला करके देगा, और उस जानकारी के बेसिस पे जब हमारा अगला मिशन जाएगा वेरिटास, तो वो जो है ये एक एटमॉस्फेरिक प्रोब मिशन होगा, और ये इसकी जो स्पेसक्राफ्ट होगी उसकी वेनस के सरफेस पे लैंडिंग होगी। ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं दा विंची के बारे में। दा विंची मैंने बता दिया पहले ही कि ऑर्बिटर मिशन है, और दा विंची है क्या, डीप एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नोबल गैसेज, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। इसका मतलब ये है कि दा विंची जो है वहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में बाहर से ही वहाँ के जानकारी लेगा, एटमॉस्फेयर के बारे में, गैसेस के बारे में किस तरह की है, और इमेजिंग करके वहाँ से पिक्चर्स भेजेगा उसके हिसाब से। अब वेरिटास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रोब है, एटमॉस्फेरिक ये जाएगा, ये किसका फुल फॉर्म क्या है, वेनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसमें वेरिटास में जो अभी प्रोपोज्ड है कि ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएगा। पहला तो ये है कि जो दा विंची जो हमें वहाँ से जानकारी देगी उसके हिसाब से वेरिटास जाएगा। ठीक है, और उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स वो कैरी करेगा। उसमें से जो पहला है वो है हाई रेजोल्यूशन वेवलेंथ कैमरा। मैंने आपको पहले भी बताया, चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक अनुमान के हिसाब से लगभग वेनस के एटमॉस्फेयर में 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसमें क्या होता है ना कि विजिबिलिटी नहीं रहती है, तो जब विजिबिलिटी नहीं होगी तो पिक्चर्स कैसे आएंगे। तो इसीलिए डिफरेंट वेवलेंथ्स में भी जो कैमरा हमारा फोटो ले सके वैसा कैमरा उसमें लगाया जाएगा। ठीक है, और तो वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। ठीक है, और उसके क्या काम करेगा, ये जो कैमरास होंगे वो किस काम के लिए, उसके 2 मेन पर्पस उस पर डिफाइन किए गए हैं। एक पर्पस तो ये रहेगा कि वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, ग्राउंड के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में जानकारी लेना। दूसरा कि वहाँ पे क्या वाटर वेपर क्या कोई साइन है, कुछ भी है जो हम जानकारी वहाँ से वाटर वेपर के बारे में जानकारी को जुटाना। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो वेरिटास के ऊपर लगा होगा, वो लगा होगा एक रडार। वो रडार किस लिए होगा, ताकि वो ये तो हमें ऊपर से इमेज लेके भेजेगा कैमरा। रडार किस लिए होगा, वो जो उसकी धरती है, उसका जो सरफेस है, धरती माफ कीजिएगा, धरती नहीं, जो उसका सरफेस है उसको, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेगा। क्या वहाँ पे पहले कोई टेक्टोनिक या वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है या अभी हो रही है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेगा। वो कौन करेगा, हमारे वेरिटास का रडार। तो हमारे लिए जो 2 नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले वेनस मिशन को जो नासा ने अनाउंस किया है, कौन कौन से हैं वो 2, दा विंची और वेरिटास, इन दोनों को अनाउंस किया है। दा विंची क्या है, एक ऑर्बिटर मिशन है, ये भी एक सवाल आ सकता है। वेरिटास कैसा मिशन है, तो एटमॉस्फेरिक प्रोब मिशन है। वेरिटास के अंदर क्या होगा, तो एक हाई रेजोल्यूशन वेवलेंथ कैमरा होगा और एक रडार होगा। इसका क्या पर्पस होगा और इसका क्या पर्पस होगा, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जानकारी थी वेनस मिशन के बारे में। अभी साथ ही साथ नासा के भी और भी कई देशों के, चाइना के और अरब कंट्रीज के 3 मार्स मिशन भी चल रहे हैं। और हाल ही पीछे हमारा मंगलयान भी गया था।
तो मार्स की भी, चूंकि वेनस मिशन की जब स्पेस की बात होगी तो वेनस मिशन की बात होगी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो उसमें मार्स मिशन की भी बात होगी। तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने बात किया वेनस मिशन के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्स मिशन के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हुई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इसके साथ ही मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही हम एक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं और वो फ्री होगा, और उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस, इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ और ये नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं आप हमसे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे न्यूज़र्स को लाएं, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करें, उसका ऑपरेशन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा खोज सकें कि क्या 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 क्वेश्चन बनता है, और ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में ना छूटे। धन्यवाद।